अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के मार्च से लॉन्ग मार्च से निपटने की भरपूर तैयारियां कर रही है। क्या क्या किया जाएगा, क्या लाएअमल होगा, साथ ही ऑपोजिशन भी इस वक्त सर जोड़कर बैठी है। अभी तक इजलास जारी है। जैसे ही तफसीलात आएंगी हम आपके सामने इसी प्रोग्राम में रखेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि वजारत कानून ने संगीन इल्जामात लगाकर एक जज को काम करने से रोक दिया था। उसकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया, उसकी जानिबदारी पर सवाल उठाया। फिर अब तकरीबन 2 माह बाद उस जज को दोबारा से तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद सवालात उठ रहे हैं क्योंकि ये जज बहुत अहम केस सुन रहे थे और उन्हें काम करने से रोकने के बाद तनाज़ा उठ खड़ा हुआ था। इसकी टाइमिंग पर सवालात उठाए गए थे। अब उस जज को बहाल कर दिया गया है। बात हो रही है राना सनाउल्लाह का केस सुनने वाले जज मसूद अरशद की। 12 जुलाई को वजारत कानून ने लाहौर हाई कोर्ट को एक खत लिखा और इंसदादे मंशियात की अदालत के जज मसूद अरशद की साख और गैर जानिबदारी पर सवालात उठाए। फिर 26 अगस्त को जज मसूद अरशद को काम करने से रोकने और लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। और फिर जब 28 अगस्त को जज मसूद अरशद राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कर रहे थे तो उन्होंने वक्फे के बाद समाअत जारी रखने से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें व्हाट्सएप पर पैगाम आया है, मैसेज आया है और उन्हें काम करने से रोक दिया गया है। इसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हुआ क्योंकि जज मसूद अरशद राना सनाउल्लाह का केस सुन रहे थे। 2.5 साल से इंसदादे मंशियात की अदालत में तैनात थे। बहुत सारे मुकदमात की समाअत कर चुके थे, फैसले दे चुके थे। मगर जब उन्होंने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाना था तो उन्हें अचानक तब्दील कर दिया गया। अब अहम खबर यह है कि जज मसूद अरशद को दोबारा से तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 4 अक्टूबर को जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक जज मसूद अरशद को मुल्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तैनात कर दिया गया है। जज मसूद अरशद जिनकी साख पर हुकूमत ने सवालात उठाए थे, साख पर सवालात उठा के उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी जानिबदारी पर सवालात उठा के उन्हें अदालत से हटाया गया, इंसदाद मंशियात की अदालत से हटाया गया, राना सनाउल्लाह के केस से हटाया गया। उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर जज मसूद अरशद की साख मशकूक थी, उनकी जानिबदारी पर हुकूमत को शक था, तो फिर उनके खिलाफ तहकीकात होकर फैसला होना चाहिए था या फिर उन्हें दोबारा तैनात कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें दोबारा तैनात कर दिया गया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हुकूमत सिर्फ जज मसूद अरशद को इंसदाद मंशियात की अदालत से हटाना चाह रही थी, इसलिए उनकी साख पर सवालात उठाए गए, क्योंकि अब उन्हें बहाल कर दिया गया है। ये बहुत अहम मामला है क्योंकि राना सनाउल्लाह के केस में हुकूमती किरदार पर पहले ही सवालात उठ रहे हैं। अहम बात यह है कि जज मसूद अरशद के साथ साथ जज मुश्ताक इलाही और जज नईम अरशद को भी काम करने से रोक दिया गया था। ये दोनों जजेस भी अहम केसेस की समाअत कर रहे थे। जज नईम अरशद शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के केसेस सुन रहे थे और अब उनकी भी तैनाती कर दी गई है। इसी तरह जज मुश्ताक इलाही भी नैब में अहम केसेस की समाअत कर रहे थे, अब उन्हें भी तैनात कर दिया गया है। नैब के केसेस की वो समाअत कर रहे थे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताते चलें, आज पहली दफ़ा एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF ने अपना मौक़िफ़ शेयर किया है। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में आज हम जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे उन्होंने गुफ्तगू की, अपना पूरा का पूरा मौक़िफ़ सामने रखा, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। क्या शहरियार आफरीदी जिस वीडियो फुटेज का दावा करते हैं वो मौजूद है ANF के पास या नहीं, उन्होंने हमें बताया है। हम वो मालूमात भी आपके सामने रखेंगे। नुमाइंदा खुद जाहिद किशोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, 2 अहम खबरें हैं आज आपके पास। सबसे पहले जो जजेस की तैनाती का मामला है, इस पर आवाम को मज़ीद तफसीलात बताइएगा। शाहज़ेब, ना सिर्फ मसूद अरशद की तैनाती की गई है बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनके ख़िलाफ़ नोटिफिकेशन वजारत कानून ने वापस ले लिया है, जिसमें उस पर संजीदा इल्ज़ामात लगाए गए थे। उसकी इंटेग्रिटी और इम्पार्शियलिटी पे सवालात उठाए गए थे, उसको काम से रोक दिया गया था, उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया है। इसके अलावा दूसरे जज, बहुत ही अहम जज मुश्ताक इलाही, जो कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लाहौर में अहम केसेस सुन रहे थे, उनमें एक अहम केस तैयबा फ़ारूक का था और मोहम्मद फ़ारूक का। और मुबैना तौर पर तैयबा फ़ारूक वो खातून हैं जो नैब चेयरमैन पर उनके साथ वीडियो सामने आई थी। उस जज को भी तैनात कर दिया गया है डेरा गाजी खान में एंटी टेररिज्म कोर्ट में। उसकी भी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया गया था।
और जब मैं वजारत कानून में आज गया हूँ, मुख्तलिफ आला हुकाम से वहाँ पर मिला हूँ कि आखिर क्या वजह है, संजीदा इल्ज़ामात इन 2 जजेस पर लगाए गए थे, ये एक मसूद अरशद के ख़िलाफ़ ख़त वापस क्यों लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वो केस सुन रहे थे, इसकी वजह क्या है। वजारत कानून ने ना सिर्फ वहाँ जो पहले सेक्रेटरी थे उस दौर में उसको हटाया है, बल्कि अंदर काफ़ी तब्दील की है पोस्टिंग, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि वो उस पर बात नहीं कर सकते। इसकी वजूहात क्या हैं, क्या उनके पास सबूत थे, नहीं मिले, क्या वजह क्या है, ये हमें नहीं बताया गया है। जबकि तीसरे जज जिनको हटाया गया था नईम अरशद को, उसको भी तैनात कर दिया गया है एंटी टेररिज्म कोर्ट बहावलपुर में, और वो अहम केसेस सुन रहे थे शरीफ फैमिली के वहाँ पर नैब कोर्ट लाहौर में, उसकी भी तैनाती कर दी गई है। उस पर कोई वजह नहीं बताई गई थी कि इसको क्यों हटाया गया है। और साथ ही जो और मौक़िफ़ सामने आया है, जिस तरह आपने पहले ही बताया, जो एंटी नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री है वहाँ पर ONF के आला तरीन हुकाम ने आज मुझे डिटेल से ब्रीफिंग दी है। मैं आपके सामने ये इंकशाफ कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि जो जज मसूद अरशद थे, राना सनाउल्लाह का केस क्योंकि जुलाई में आया था, इससे पहले अप्रैल में ही ANF के आला हुकाम ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक बाकायदा ब्रीफिंग दी थी, उनको मवाद पेश किया था इस जज के ख़िलाफ़। उनको काफ़ी कंसर्न थे पहले ही इस जज पर। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जो रेशो है, कन्विक्शन रेशो है ANF का मुख्तलिफ केसेस के, वो 95% है। और जो स्टेट डिपार्टमेंट है या दूसरे इंटरनेशनल इदारे हैं, उन्होंने ये बात तस्लीम की है एंटी नारकोटिक्स की बेहतर कारकर्दगी को। साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया है कि जो डिले हो रहा है, डिप्टी जज हैं, 108 दिन गुजर गए हैं, केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, इसकी वजूहात तो उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ हमारा कोई अमल दखल नहीं है इस जजेस की तैनाती में, इस अदालत में, ये एक वजारत कानून और लाहौर हाई कोर्ट का अंदरूनी और खुफिया मामला होता है, लिहाजा हम इसमें कोई अमल दखल ना कर सकते हैं, ना किया है। और साथ ही उन्होंने तफसील से बताया है कि जो वीडियो का मामला है, एज एन एविडेंस के तौर पर उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। जो कैमरा सिस्टम था वहाँ पर, उस पर उन्होंने ये सवालात उठाए हैं कि पहले ही ये अदालत में है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि 2 दरखास्तें दे चुके हैं चार्ज फ्रेम करने के लिए, जो मुल्ज़मान हैं उन पर 108 दिन गुजर गए हैं, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है। उस आला हुकाम ने मुझे ये भी बताया है कि जो अहम बात ये थी कि पहले 15 दिन पहले राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से पहले वो रेकी कर रहे थे, वो उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस बारे में वीडियो उनका ये बताना था कि उनके पास कोई ऐसा सबूत जो अदालत में पेश कर दिया गया है, लेकिन एक अहम बात यह है कि ऑन द स्पॉट जो वीडियो थी वो क्यों पेश नहीं की गई, क्या बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। उनका ये मौक़िफ़ था कि ऑन द स्पॉट ऐसी सूरत हाल हो गई थी जिससे खदशा था कि सूरत हाल ख़राब हो जाए, यही एक वजह थी कि वीडियो उस वक्त नहीं बनाई जा सकी। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद, तो काफ़ी तफसील से बता रहे थे। हम मज़ीद तफसीलात भी आवाम के सामने रखते हैं। ANF की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें 4 अहम बातों की निशानदही की गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो राना सनाउल्लाह की निगरानी की वीडियो के सबूत से मुताल्लिक है। एक वो दिन जिस दिन वाकया हुआ, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया, उस दिन की वीडियो, उस पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पहले भी अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। लेकिन एक और वीडियो फुटेज है जिसके हवाले से शहरियार आफरीदी मुसलसल दावे करते रहे एंटी नारकोटिक्स फोर्स का, उस पर भी मौक़िफ़ आज हमारे सामने आ गया है। शहरियार आफरीदी दावे करते रहे हैं कि ना सिर्फ ये वीडियो मौजूद है बल्कि ये वीडियो वज़ीर आज़म को दिखाई भी गई है, यानी जो 3 हफ्ते पहले से राना सनाउल्लाह की मॉनिटरिंग की गई, उसकी वीडियो फुटेज बनाई गई। वो शहरियार आफरीदी दावा करते रहे कि उन्होंने खुद भी देखी है, वो वज़ीर आज़म को भी दिखाई गई है। ये दावा अभी तक ANF की तरफ से नहीं किया गया था। मुसलसल शहरियार आफरीदी खुद अकेले ये दावा करते रहे, उसे दोहराते रहे, टॉक शोज में उनसे इस हवाले से सवाल होते रहे, और अब ANF की तरफ से ब्रीफिंग में बताया गया है कि शहरियार आफरीदी के दावे के मुताबिक जो वीडियो है वो मौजूद नहीं है। शहरियार आफरीदी के दावों को ANF की ब्रीफिंग गलत साबित कर रही है। ANF की तरफ से दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक मीडिया में राना सनाउल्लाह की 3 से 4 हफ्ते निगरानी के सबूत से मुताल्लिक जो बात हो रही है, इस हवाले से ANF का मौक़िफ़ है कि निगरानी और मॉनिटरिंग एक राजदाराना अमल है और इस किस्म की फुटेज और वीडियो बनाना ANF का तरीका कार नहीं है।
लेकिन जो लाहौर के टोल प्लाजा की फुटेज है उसे चालान में शामिल किया गया है। यानी वाज़ेह तौर पर एएनएफ ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 3 से 4 हफ्ते तक जो राना सनाउल्लाह की वीडियो के दावे खुद शहरियार आफरीदी करते रहे हैं वो गलत हैं। ऐसी कोई वीडियो मौजूद ही नहीं है और ऐसी वीडियो बनाना एएनएफ का तरीक़ाकार नहीं है। निगरानी का मामला एक राजदाराना अमल होता है। एएनएफ की तरफ से यह बयान आना एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वो खुद कह रहे हैं कि निगरानी का अमल राजदाराना था, उनका तरीक़ाकार नहीं है कि कोई वीडियो फुटेज बनाई जाए। लेकिन शहरियार आफरीदी ये दावा करते रहे कि इस राजदाराना अमल की फुटेज उन्होंने देखी है। फिर उन्होंने आगे भी ये दावा कर दिया कि वज़ीर आज़म को भी दिखाई गई है, जिस पर सवाल उठे कि वज़ीर आज़म जो कि बाकायदा तौर पर एक राना सनाउल्लाह उनके सियासी मुखालिफ भी हैं, उन्हें एक राजदाराना फुटेज दिखाना, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री के हवाले से सवाल उठना, तो पूरा का पूरा मामले पर सवालात उठ रहे थे। दूसरी तरफ ना सिर्फ निगरानी की वीडियो बल्कि जाय वकूअ की वीडियो से मुतालिक भी एएनएफ ने लाताल्लुकी का इजहार किया है। एएनएफ ने वीडियो सबूत पर मजीद ब्रीफिंग देते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का मामला एक स्टिंग ऑपरेशन था, जिसकी बुनियाद इंटेलिजेंस मालूमात थी और ऑपरेशन के वक्त वीडियो बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये बात डीजी एएनएफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़ेह की थी। अगर वीडियो बनाई जाती और मीडिया के सामने शेयर की जाती तो फिर मुल्ज़िम दोबारा एएनएफ को यह कहकर बदनाम करता कि यह तो एक इंजीनियर्ड ऑपरेशन है और हिकमत अमली के तहत सब किया गया है, इसलिए वीडियो बनाई गई है। ऐसे ही जैसे अब वो ये कह रहे हैं कि एएनएफ के पास तो वीडियो सबूत मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा जजेस की तैनाती से मुतालिक एएनएफ ने ब्रीफिंग में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जजेस की तैनाती का मामला हाई कोर्ट और वज़ारत कानून के दरमियान एक राजदाराना अमल है। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स और एएनएफ का जजेस की तैनाती से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस हवाले से जजेस की तैनाती से मुताल्लिक अब तक जो इल्तवा हुआ है उसकी वजूहात का इल्म वज़ारत कानून और लाहौर हाई कोर्ट को होगा। यानी राना सनाउल्लाह के ट्रायल में इल्तवा की जिम्मेदारी एएनएफ ने लाहौर हाई कोर्ट और वज़ारत कानून पर डाली है कि एएनएफ चाहती है कि मामला तेज़ी से आगे बढ़े, ट्रायल हो, मगर इस चीज़ से उनका ताल्लुक नहीं है कि ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा। इस हवाले से एएनएफ ने अपनी ब्रीफिंग में मजीद रोशनी डालते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक 17 दिन के अंदर फर्द जुर्म आयद हो जानी चाहिए, लेकिन जज की तैनाती ना होने की वजह से अब तक चार्जेस फ्रेम नहीं हो सके हैं और मुल्जिम को सज़ा नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह ट्रायल की समातों में इल्तवा हो रहा है और इस बात को मुल्जिम अपने हक में कैश करवा रहे हैं। एएनएफ ने अपनी ब्रीफिंग में मजीद कहा कि केस प्रोसीडिंग की अब तक की तफसीलात इस बात की अक्कासी करती हैं कि इस केस में जो इल्तवा हो रहा है वो एएनएफ जानबूझकर नहीं कर रहा, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट और वज़ारत कानून में कुछ प्रोसीजरल ताख़ीर की वजह से ये सब हुआ है, जैसे कि जज की तैनाती का मामला। यानी एएनएफ ने बताया और बता दिया कि उनका केस मजबूत है, लेकिन उनके पास ऐसी कोई वीडियो मौजूद नहीं है जिसका दावा शहरियार आफरीदी करते रहे हैं और अदालती कार्रवाई में जो इल्तवा हो रहा है उसका जिम्मेदार एएनएफ नहीं है एएनएफ के मुताबिक, बल्कि जजेस की अदम तैनाती है और तैनाती की जिम्मेदारी वज़ारत कानून और हाई कोर्ट की है। इसके बाद एएनएफ ने राना सनाउल्लाह केस की पूरी टाइमलाइन का जिक्र किया और अपनी ब्रीफिंग में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टोल प्लाजा की सीडीआर मुल्जिम को फराहम की गई, जिसके बाद मुल्जिम ने अदालत में उस सीडी के हवाले से जब उसे फराहम की गई तो अदालत में ज़मानत की दरख्वास्त की और 8 अगस्त को जज मसूद अरशद को लाहौर हाई कोर्ट के हवाले किया गया। 28 अगस्त को जज मसूद अरशद ने कहा कि उनके तबादले का फैसला उन्हें व्हाट्सएप के जरिए मिला है, जबकि इस हवाले से उन्हें 2 दिन पहले यानी 26 अगस्त को खत भेज दिया गया था, मगर जज ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। एएनएफ ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जज ने अपने तबादले के मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की और लाहौर हाई कोर्ट के दूसरे फैसले के बाद उन्होंने अपना चार्ज छोड़ दिया। एएनएफ ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि 7 सितंबर को जज मसूद अरशद ने अपना चार्ज छोड़ा और केस की समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की ताकि ड्यूटी जज समाअतों का आगाज़ कर सके और फिर जज खालिद बशीर को इस केस में ड्यूटी जज बनाया गया। ड्यूटी जज खालिद बशीर की अदालत में 20 सितंबर को इस केस की समाअत हुई और उन्होंने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। 23 सितंबर को प्रोसिक्यूटर की तरफ से इस केस में ज़िमनी चालान जमा करवाया गया। एएनएफ ने मजीद कहा कि 28 सितंबर को सेफ सिटी की फुटेज हासिल करने के लिए वकील सफाई ने दरख्वास्त दायर की और अदालत ने सेफ सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब किया। 9 अक्टूबर को एएनएफ ने अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर की। पहली ये कि चार्ज फ्रेम किया जाए, दूसरी ये कि इस केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। साथ ही एएनएफ ने सेफ सिटी की तरफ से 30 दिन से ज़्यादा फुटेज को महफूज रखने पर भी एतराज़ उठाया, जो एएनएफ के मुताबिक सेफ सिटी के उसूलों के खिलाफ है। 18 अक्टूबर को अदालत ने एएनएफ की चार्ज फ्रेमिंग और रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा गया कि ड्यूटी जज सिर्फ अर्जेंट मामला को सुन सकता है और सेफ सिटी पर एएनएफ के एतराज़ात को ट्रायल के दौरान सुना जाएगा। मगर सीडीआर से मुतालिक वकील सफाई की दरख्वास्त मंजूर की गई और अगली समाअत 2 सितंबर को मुकर्रर की गई। एएनएफ ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 108 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की खिलाफ वर्जी है और अब तक लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जज की तैनाती भी नहीं हो सकी है।
जिसकी वजह से केस के ट्रायल में मजीद इल्तवा हो रहा है। यानी एएनएफ ने खुद कहा है कि हम चाहते हैं कि ट्रायल आगे बढ़े, मगर वजारत कानून और अदालत की वजह से और उनके अपने जो मामलात हैं जो कि राजदारी में होते हैं उसकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ा। एएनएफ ने अपनी ब्रीफिंग में कई सवालात उठा दिए हैं जो कि शहरियार आफरीदी के अपने दावों के बरक्स नजर आते हैं। राना सनाउल्लाह केस में एएनएफ ने कह दिया है कि निगरानी और जाय वकूफ़ का कोई वीडियो सबूत नहीं है, जबकि इस बारे में तमाम तनाज़ा राना सनाउल्लाह की वीडियो की मौजूदगी से मुताल्लिक शहरियार आफरीदी के दावे से शुरू हुआ। वो शुरू दिन से कहते आए हैं कि राना सनाउल्लाह के 3 हफ्तों की निगरानी पर मुश्तमिल फुटेजेस और वीडियो मौजूद हैं। ये बात उन्होंने डीजीएनएफ के साथ बैठकर भी कही। डीजीएनएफ ने खुद ने ये बात नहीं कही, मगर शहरियार आफरीदी ने ये बात कही और बाद में भी दोहराते रहे। 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। 3 दफा उनके साथ फैमिली मेंबर्स थे, फीमेल नहीं रोका गया। सलाम है इन पूरी इनकी फोर्स को, फैमिली और हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज को सामने रखे कि फीमेल है नहीं अभी हाथ डालना। तमाम जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं। गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स और तमाम चीजें आप जो आपके ज़हन में है ना, सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। सब मौजूद हैं, फुटेज मौजूद है। उसी दिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी एएनएफ ने कम से कम वाकई की फुटेज के हवाले से उसको मुस्तरद कर दिया था कि ऐसी कोई फुटेज नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं बन रही है, जबकि जो 3 हफ्ते की फुटेज है वो दावा शहरियार आफरीदी ने किया। ये कोई फिल्म नहीं बन रही है जहाँ पे हम कैमरे लेकर खड़े हो जाएं, देर प्रूफ, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहीं पीछे हट जाएं जी, रीटेक करें, दोबारा फिल्म बन रही है। ये फिल्म नहीं है, इट्स अ लाइव सिचुएशन, इट इज अ वॉर सिचुएशन जहाँ पे उनके गार्ड हैं, हमारे लोग हैं। हाउ इज इट पॉसिबल इन वॉर समवेयर इन वॉर आप कहीं जी ठहर जाए दोबारा रीटेक कर रहे हैं? एनीवन, खालिद, तारिक, कासिम, प्लीज ये ब्रीफकेस दोबारा पकड़िए, मैंने फिल्म बनानी है। आप जरा बैठ जाए, मैंने फिल्म बनानी है। इट्स अ वॉर सिचुएशन। हजारों लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, गार्ड्स हैं, दुनिया खड़ी है। अंडरस्टैंड इट कि इट इज नॉट पॉसिबल कि जी आप एकदम वो उस दिन जिस दिन राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया उसके हवाले से डीजीएनएफ बता चुके थे कि कोई वीडियो नहीं है। फिर 3 से 4 हफ्तों की निगरानी की वीडियो नहीं है, ये बात हमें एएनएफ ने बता दी है अपनी ब्रीफिंग में। तो फिर सवाल यह है कि वो 3 से 4 हफ्ते की कौन सी वीडियो फुटेज थी जो शहरियार आफरीदी जिसका मीडिया पर दावा करते रहे, और फिर अब से 2 दिन पहले प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि वो वीडियो उन्होंने नहीं देखी, वज़ीर आज़म को भी दिखा दी गई। आप मुझे इस चीज़ का सवाल का जवाब दें। शहरियार अफरीदी ने सब कुछ कर रहे हैं। शहरियार अफरीदी के पास जो फुटेजेस, तमाम चीज़ें जो मुझे डीजी एएनएफ ने दिखाई, जो आके प्राइम मिनिस्टर को दिखाई, हम और फिर तमाम लेवल पर मैं एक बात कर रहा हूं कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, इसमें कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। जान अल्लाह को देनी है। फुटेज मुझे डीजीएनएफ ने दिखाई, हमने आगे वज़ीर आज़म को दिखाई। उस दिन की वीडियो फुटेज नहीं है। उसी वक्त डीजीएनएफ ने कह दिया था 3 से 4 हफ्ते की फुटेज जिसका जिक्र खुद करते रहे शहरियार आफरीदी के, उन्होंने देखी है। एएनएफ ने आज हमें बाकायदा तौर पर बताया है कि ये उनका तरीक़ाकार ही नहीं है, इस किस्म की कोई वीडियो फुटेज नहीं है। अब अहम बात यह है कि अब तक राना सनाउल्लाह केस की जो वीडियो सामने आई है वो सिर्फ सेफ सिटी प्रोजेक्ट की है, जिसे इंसदाद मंशियात की अदालत के हुक्म पर पेश किया गया। और राना सनाउल्लाह के वकला ने भी ये वीडियोस देखी है और उन्होंने इस वीडियो को राना सनाउल्लाह की बेगुनाही का सबूत करार दिया है, क्योंकि इस वीडियो के मुताबिक राना सनाउल्लाह को लाहौर टोल प्लाजा पर 3:25 पर रोका गया और ठीक 10 मिनट बाद वीडियो फुटेज में नजर आ रहा है कि ठीक 10 मिनट बाद उनकी गाड़ी को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर देखा गया है। जबकि एफआईआर के मुताबिक राना सनाउल्लाह की गाड़ी 4:15 पर लाहौर में एएनएफ के थाने पहुंची थी। अब अहम बात यह है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि पंजाब हुकूमत के मातहत है, शहरियार आफरीदी ने उस पर सवाल उठा दिया कि उसने 30 दिन तक फुटेज को क्यों संभाल कर रखा। हालांकि ये फुटेज तो एक वीडियो सबूत है, तो वजीर साहब को खुश होना चाहिए कि राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। एक डिजिटल वीडियो का बाकायदा पंजाब हुकूमत के मातहत इदारे से फुटेज मिल गई है और वो फुटेज साबित करती है कि राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ गलत और एफआईआर का मौक़िफ़ दुरुस्त है, मगर एक डिजिटल वीडियो फुटेज पर को मिलने पर वो सवाल उठा रहे हैं। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, सेफ सिटी 30 दिन के बाद तो फुटेज एक्सपायर हो जाती है, 2.5 महीने तक फुटेज कैसे रखी गई? मैं अब सवाल पूछ रहा हूं। सनाउल्लाह साहब ने रखी होगी। मैं पूछ रहा हूं ना, अपनी हुकूमत से पूछे। देखें, हुकूमत से पूछे यार। शहजाद, हर चीज हुकूमत। नहीं तो मैं किससे पूछूं? आप हमें वो हुकूमत बना रहे हैं जो माजी में हर जगह इंटरफेयर करते थे। राना सनाउल्लाह साहब की फुटेज कितने सेफ सिटी की 30 दिन तक होनी चाहिए थी? देखिए, किससे सवाल करूं मैं?
अगर फुटेज 40 दिन तक है, तो किससे सवाल करूं मैं? वो फुटेज किसने पेश की है? किसने पेश की है? उन्होंने पेश की है ना। किसने दिए उनको? उन्होंने एक मिनट, उन्होंने पेश की है ना। किसने दिए? उन्होंने। तो आज मैंने सवाल नहीं उठाया आईजी के बारे में। क्या आज मैंने आईजी के बारे में ये सवाल नहीं उठाया। आप ये कह रहे हैं कि वो फुटेज जो है राणा सनाउल्लाह साहब की लीगल टीम ने सेव करके रखी? देखिए मेरी बात सुने, सेफ सिटी के अंदर ये डीप रूटेड है, जजेस उनका केस नहीं सुन रहे, ये अंदर ये माफिया है, ये एल चैपो। मैं क्यों कह रहा हूं, सेफ सिटी में भी उस माफिया के लोग मौजूद हैं, आप ये कह रहे हैं? इनके बंदे हैं हर जगह। मैं आपको बताऊं, देखिए ये इदारे पे इल्जाम आप लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा। अदालत पर इल्ज़ाम लगा, वो पंजाब हुकूमत के मातहत है। 14 माह से पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। डिजिटल वीडियो फुटेज थी, वो अगर मिल गई तो खुश होने की बजाय उस पर तनकीद क्यों? शहरियार अफरीदी सेफ सिटी प्रोजेक्ट की वीडियो पर एतराज़ उठा रहे हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वज़ारत कानून की बात वज़ीर कानून से पूछें। फिर ये भी कहा कि अदालत का काम जज लगाना है, अदालत का काम मुझसे ना कराएं, वज़ारत कानून का काम मुझसे ना कराएं। फिर कहा वज़ारत कानून ने तो समरी भेजी है हाई कोर्ट को, मगर 4 जजेस ने मना कर दिया है राणा सनाउल्लाह का केस सुनने से। उनसे सवालात होते रहे और वो मुख्तलिफ इदारों पर, जजेस पर सवालात उठाते रहे, इल्ज़ामात लगाते रहे। जो मेरे इख्तियार में, आप ANF कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, उसका मैं मिनिस्टर हूं। मैं आपको वो चीज बताऊंगा, तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। मिनिस्टर फॉर लॉ को प्रोग्राम में आप बुलाएं। इस हवाले से मिनिस्टर ऑफ लॉ आपको लीगल एस्पेक्ट्स के थ्रू तमाम चीजें बता देंगे। आप अदालत का काम मुझसे ना करवाएं। नहीं, मैं नहीं करवा रहा। आप अदालत का काम मुझसे करा रहे हैं, आप प्रेस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का काम भी मुझसे करा रहे हैं, आप हर चीज का काम मुझसे करा रहे हैं। जब इस मीडिया हाउस के डिसीजन आप लेते हैं सर? जब मीडिया हाउस के डिसीजन आप लेते हैं, मैं अपने प्रोग्राम के डिसीजन लेता हूं। फाइनेंस के डिसीजन कौन लेता है? मैं नहीं लेता हूं। जब आप हर चीज मुझ पर डाल रहे हैं, मजे की बात कौन सी सोच है? 17 दिन बाद जब आप सबूत ऑटोमेटिकली ट्रायल स्टार्ट कर फर्जी क्यों जुर्म नहीं हुआ? कर। क्यों ये नहीं जज हुआ? का काम है, ये मेरा तो ड्यूटी काम जज का नहीं है। काम नहीं है ना। आजाद, आप इस तरह कह रहे हैं मैं किसी की बेटी का रिश्ता करा सकता हूं? मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के आपके डिसीजंस ले सकता हूं? ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अपॉइंट करना किसका काम है? एक मिनट, मेरा काम है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को रिक्वेस्ट करना। आपने की रिक्वेस्ट? एब्सोल्युटली। वो नहीं कर रहे? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का काम है समरी भेजना जज। वो समरी भेज रहे नहीं भेज रहे? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यही तो, इसलिए तो आज मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ी है। सर नहीं, एक पहले इस बात को क्लियर कर दें, क्या लॉ मिनिस्ट्री ने समरी भेजी है जज के अपॉइंटमेंट के हवाले से? कह रहा हूं भेजी है, और 4 जजेस ने इनकार किया है। 4 जजेस ने इनकार किया है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से पूछें। फिर कहा कि समरी भेजी है, 4 जजेस ने मना कर दिया है, मगर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वज़ीर आज़म के मातहत तो बहरहाल है। वज़ीर आज़म ने अगर खुद फुटेज देखी है तो वज़ीर आज़म ने फिर क्या एक्शन इस हवाले से लिया है, क्या मामला हुआ है? शहरियार अफरीदी ने सब पर सवालात उठा दिए। लॉ मिनिस्टर को हम बुलाते रहे हैं, पिछले 2 दिन में हमने मुसलसल कांटेक्ट किया इस इंटरव्यू के बाद, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों ANF एहलकारों पर रावलपिंडी में हमला हुआ। शहरियार अफरीदी ने उसे राणा सनाउल्लाह से मुंसलिक करके राणा सनाउल्लाह का केस लाहौर से रावलपिंडी मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। हालांकि हमला भी पिंडी में हुआ, लाहौर में नहीं हुआ। राणा सनाउल्लाह का केस लाहौर में सुना जा रहा है, मगर उन्होंने मुतालबा कर दिया कि क्योंकि हमला हो रहा है एहलकारों पर, इसलिए लाहौर से पिंडी केस को मुंतकिल किया जाए। साथ ही उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हमले में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया कि वो हुक्म जारी करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पुलिस हुकूमत के मातहत है, मगर गिरफ्तारी का हुक्म देने की जिम्मेदारी भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर डाल दी। IG से गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा भी कर दिया। पंजाब में तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला है, IG उनको रिपोर्ट करते हैं। हाल ही में ANF की रावलपिंडी के टीम पर कातलाना हमला हुआ और लाहौर के वक्त गवाहान को भी ख़तरा है, और मुल्ज़िमान की इस्तेमाल की जा रही ज़बान हमारे लिए ख़तरात की निशानदेही कर रही है। और इस मामले में ख़ास तौर पे अब मैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करता हूँ, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस हमले के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का फ़ौरन हुक्म जारी करें। ANF के गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस को पिंडी ट्रांसफ़र किया जाए या केस का ट्रायल जेल में किया जाए। IG पंजाब गवाहान को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराम करें और अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। शहरियार अफरीदी राणा सनाउल्लाह की वीडियो की मौजूदगी से मुताल्लिक दावे करते आए हैं, जिससे मुताल्लिक आज ANF ने कह दिया है कि ऐसी कोई वीडियो मौजूद नहीं है। शहरियार अफरीदी ने हमारे प्रोग्राम के हवाले से क्या कहा, उस प्रोग्राम में वो भी जरा देख लीजिए। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम से क्या आप उनके प्रोग्राम में जाएं, प्रोग्राम में जाऊंगा, उनके प्रोग्राम में जाएं और उनसे इस पे मुकालमा करें। हाँ, मैं अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं उनके प्रोग्राम में जाऊंगा। हम उनको मुसलसल बुलाते रहे,
पहले भी हम 15 दफ़ा बुला चुके हैं। जैसे ही हफ्ते को उन्होंने ये बात की, हमने हफ्ते को उनको बुलाया, फिर इतवार को हम मुसलसल बुलाते रहे, फिर आज हमने उनको 3 दफ़ा बुलाया, मगर वो जवाब ही नहीं दे रहे थे। प्रोग्राम में उन्होंने दावा किया था मैं उनके प्रोग्राम में ज़रूर जाऊँगा। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने पश्तो की एक कहावत कही। उस कहावत पर तबसरे की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लें उन्होंने क्या कहा। पश्तो में एक कहावत है, चिरख्तिया चिराची राची दरो हो कली उरान कड़ी। जब तक सच पहुंचता है तो झूठ ने गांव के गांव तबाह किए होते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मौजूद खबरों पर बात करेंगे। रहबर कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। अब से कुछ देर पहले अपोजिशन रहनुमाओं ने मीडिया से बात भी की। अकरम दुरानी ने बताया कि क्या क्या फैसले हुए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकार सती, बहुत शुक्रिया। वकार, क्या फैसला किया गया है और मीडिया के सामने रखा गया है रहबर कमेटी की तरफ से लॉन्ग मार्च के हवाले से? देखिए शाहजेब, आज जो रहबर कमेटी का इजलास था उसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि जो कल चेयरमैन सेनेट ने वो मुलाकात करना थी JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से। उसके बाद एक कन्फ्यूजन पैदा हुई थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इतराज़ किया था कि किसी एक जमात के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। उसके बाद एमरजेंसी में ये रहबर कमेटी का इजलास बुलाया गया था और आज कमेटी ने यह फैसला किया है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करने में संजीदा है और आज़ादी मार्च में अगर कभी ज़रूरत पड़ी मुज़ाकरात करने की, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 9 जमातों की 11 रुकनी ये कमेटी रहबर कमेटी है, सिर्फ वही मुज़ाकरात करेगी। इसके अलावा कोई भी वो सियासी जमात इंडिविजुअली हुकूमत से बातचीत नहीं करेगी, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज दोबारा अकरम दुरानी समेत तमाम जमातों के जो कायदीन हैं उन्होंने इस अज़म को दोहराया कि हमारा जो मकसद अटल है, आज़ादी मार्च होगा और हम हर कीमत पर आएंगे। अकरम दुरानी ने यहाँ तक कहा कि हुकूमत ये जान ले कि हमारे रास्ते में वो जो रुकावटें हैं वो खड़ी ना करे, हमारे इरादे पुख्ता हैं और हमने हर हालत में आना है और हमने ये हमारा आइनी और कानूनी हक है एहतजाज करना, जो हम वो करेंगे। अब इस वक्त भी इजलास जो है वो जारी है। 1 पॉइंट एजेंडा था इसका कि आइंदा अगर कोई मुज़ाकरात होंगे, उनकी ज़रूरत पेश आई तो वो सिर्फ और सिर्फ वो रहबर कमेटी करेगी, अपोजिशन की कोई भी वो जमात इंडिविजुअल नहीं करेगी। जी शाहजेब जी, बहुत शुक्रिया। वकार सती बता रहे थे कि अब ये फैसला हो गया है कि रहबर कमेटी ही हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत ने भी एक कमेटी बनाई है, यानी कि अब कोई इंडिविजुअली नहीं कर रहा होगा। तो मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से भी खबरें आ रही थी कि इनफरादी तौर पर मुज़ाकरात के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर अब यह फैसला हो गया। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी क्रैकडाउन की तैयारी शुरू कर ली। मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और आज़ादी मार्च से पहले मुमकिन तौर पर मौलाना फजल रहमान को नज़रबंद किया जा सकता है। साथ ही JUIF के अहम रहनुमा भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को बंद करने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। सिर्फ इस्लामाबाद के लिए 500 कंटेनर्स का इंतजाम किया जा रहा है। आइंदा होने वाली मजीद सूरत हाल आइंदा दिनों में कशीदा हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने आज़ादी मार्च के हवाले से अहम फैसले किए। द न्यूज़ में आज शाया होने वाली शकील अंजुम की खबर के मुताबिक हुकूमत ने इस्लामाबाद में धरना रोकने का फैसला किया है। मौलाना फजल रहमान को 31 अक्टूबर से पहले 26 अक्टूबर को ही नज़रबंद किया जा सकता है, क्योंकि 25 अक्टूबर को जुमा होगा और ख़दशा है कि JUIF मसाजिद की ताकत इस्तेमाल कर सकती है। खबर के मुताबिक JUIF के तकरीबन 8 आला रहनुमाओं को 30 से 90 दिन तक के लिए नज़रबंद किया जा सकता है, जबकि जमात के सरगर्म कारकुनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस हवाले से फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। खबर के मुताबिक JUIF की ज़ेरी तंजीम अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी की समरी हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। इसके अलावा हुकूमत ने फैसला किया है कि मखसूस इलाकों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और जुज़वी तौर पर पंजाब में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है, जबकि इस्लामाबाद में फ़ोन सर्विस 30 अक्टूबर की रात से मुअत्तल की जाएगी। अब आज ये खबरें आई हैं कि हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को बंद करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अटक पुल पर कंटेनर्स पहुंचा दिए जाएंगे और किसी भी वक्त ये कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया जाएगा पुल। साथ ही हुकूमत ने आज़ादी मार्च के सिलसिले में वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम बनाने का फैसला किया है, जहाँ से इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल रूम से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद राब्ते में रहेंगे और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक तीनों IGs भी कंट्रोल रूम के अहकामात को फॉलो करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान से इजाफी पुलिस नफरी तलब कर ली गई है और इन एहलकारों के लिए मुख्तलिफ सरकारी इमारात को खाली कराने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा JUIF के कारकुनों पर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में JUIF के 2 रहनुमाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इंतजामिया की रिट को चैलेंज किया। इसी तरह एक मुकदमा कराची में दर्ज किया गया है और खदशा है कि मजीद मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी। साथ ही JUIF ने पेमरा के खिलाफ आलमी इंसानी
और सहाफ़ी हुकूक की तंजीमों को ख़त लिख दिया है। JUIF ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पेमरा ने उनकी जमात के सरबराह की कवरेज पर पाबंदी आयद कर रखी है, क्योंकि JUIF 2018 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, इसलिए पाबंदी लगाई गई है। एहतजाज करना उनकी जमात का आईनी और जमहूरी हक है, मगर पेमरा ने उनकी आवाज़ बंद की हुई है, इसलिए आलमी इदारे इस हवाले से इंटरनेशनल फोरम पर आवाज़ बुलंद करें। ये अहम डेवलपमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत किस तरीके से मौलाना फजल रहमान के लॉन्ग मार्च से निमटती है। क्रैकडाउन की, गिरफ्तारी की और रास्ते बंद करने की तैयारियों की इतलात बहरहाल सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ आज एक अहम फैसला सामने आया, फैसला हो गया था, फाइनली कमेटी अनाउंस कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने ताजिरों से वादा किया था कि नैब से मुतालिक उनकी शिकायत सुनने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, मगर फिर हुकूमत ने नैब की शिकायत सुनने की जिम्मेदारी नैब ही को दे दी थी। अब नैब ने ताजिरों की शिकायत से मुतालिक कमेटी बना दी है, मगर इस कमेटी की कानूनी हैसियत होगी या नहीं, सवालात उठ रहे हैं। नैब ने आज ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 6 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही उनकी सिफारिशात पर गौर के लिए 3 रुकनी जायज़ा कमेटी भी बनाई जा रही है, जो मसाइल के हल के लिए सिफारिशात चेयरमैन नैब को पेश करेगी। नैब की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक कमेटी में इफ्तिखार अली मलिक, नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अलावा दारू खान अचकजई, सदर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, आतिफ बाजवा, साबिक सदर बैंक अल-फलाह, अंजुम निसार, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिकंदर मुस्तफ़ा खान, चेयरमैन मिल्लत ट्रैक्टर्स और जमील यूसुफ, साबिक चीफ CPLC शामिल होंगे। 6 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी ताजिरों की शिकायत और सिफारिशात चेयरमैन नैब को पेश करेगी। कमेटी की सिफारिशात चेयरमैन नैब की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को पेश की जाएंगी, जो हर सिफारिश का गहराई से जायजा लेगी। इसके बाद हतमी सिफारिशात चेयरमैन नैब को पेश करेगी, जिसके बाद बगैर किसी ताखीर के कानून के मुताबिक उसका फैसला किया जाएगा। इस हवाले से चेयरमैन नैब का फैसला हतमी होगा। एलामिया में यह वाज़ेह किया गया है कि जो रेफरेंस दायर हो चुके हैं उनके बारे में शिकायत जमा नहीं हो सकेंगी। कारोबारी बरादरी की इस कमेटी की हैसियत सिर्फ मुशावरती होगी और नैब को कानूनी तौर पर मिलने वाले अख्तियारात के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। एलामिया में यह भी कहा गया है कि नैब कारोबारी बरादरी का इंतहाई एहतराम करता है और मुल्क की मुआशी तरक्की, खुशहाली और मईशत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। नैब के ऐलान से 2 हफ्ते पहले कारोबारी शख्सियात की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों ने 2 अक्टूबर को आर्मी चीफ से मुलाकात की और उसकी 1 रोज़ बाद ही 3 अक्टूबर को वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस मुलाकात में कारोबारी शख्सियात ने उन्हें नैब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, खुलकर अपने मसाइल सामने रखे। हुकूमत ये वादे करती रही थी, दावे करती रही थी कि अब कानून साजी की जाएगी। कानून साजी इस तरह होगी कि प्राइवेट सेक्टर नैब से महफूज रह सके। 6 अक्टूबर को नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर ताजिर बरादरी को नैब से तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो बताए जाते। कोई भी इदारा या शख्स अकले कुल नहीं, अगर कोई गलती या खामी थी तो उसका इज़हार किया जाता। फाइनली एक कमेटी बनाई गई है। अली ज़फ़र साहब साबिक वज़ीर कानून और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया। सब ये ज़ाहिर एक कमेटी बनाई गई है, आपको लगता है कि जो शिकायत थी वो दूर हो जाएंगी, जबकि कानूनी तौर पर इस कमेटी की सिफारिशात को मानने या ना मानने का इख्तियार अभी भी चेयरमैन नैब के पास होगा? जी देखें, सबसे पहले तो ये मैं ज़िक्र करता चलूँ कि जो शिकायत थी बिज़नेस कम्युनिटी की, कारोबारी तबके की, वो कुछ हद तक दुरुस्त इस तरह थी कि बहुत सारे केसेस थे जिसके अंदर नैब के इन्वेस्टिगेटर्स ने प्रोसिक्यूशन शुरू कर दी थी और अरेस्ट हो रहे थे, जबकि केस जो था वो काफ़ी बेबुनियाद था और उसमें कोई ऐसी जान नहीं थी कि वो प्रोसिक्यूशन की जाए। तो शिकायत ये थी कि बिज़नेस कम्युनिटी कहती थी हम करोड़ों रुपया लगाते हैं सरमाए का, और जब हमें इस तरह करके हैरेसमेंट होती है, हमें तंग किया जाता है, तो हम फिर कारोबार करना बंद कर देंगे, हम कहीं और ले जाएंगे। तो यहाँ तक शिकायत दुरुस्त थी। उसके लिए 2 तरीके थे। एक तो ये थी कि एक कमेटी बना दी जाए और कमेटी को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो फ़ैसला करें कि कौन सा केस आगे चलाना है या नहीं चलाना। अगर इस किस्म की कमेटी होती तो वो उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत थी, क्योंकि नैब कानून जब तक अमेंड नहीं होगा, कमेटी जो है वो ये फ़ैसला नहीं, ये नैब के ऊपर एक तरह एक एडिशनल कमेटी नहीं बन सकती थी। लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई है नैब की तरफ से अंडर सेक्शन 33 नैब के कानून में, ये एक एडवाइजरी रोल एक अदा कर सकती है। इसका इख्तियार ये नहीं है कि वो केस को देखे और केस को देखने के बाद कहे कि ये नहीं बनता और नैब उस पर रुक जाए। ये इस तरह की एडवाइजरी कमेटी है कि ये अपना एक देख के केस को ये कह सकती है, रिकमेंड कर सकती है, एडवाइज़ कर सकती है नैब चेयरमैन को कि आपका केस नहीं बनता। लेकिन फिर एंड में नैब चेयरमैन की मर्ज़ी है कि वो फ़ैसला करे और नैब की मर्ज़ी है कि वो फ़ैसला करे कि केस बनता है कि नहीं।
कमेटी की बात माननी है कि नहीं और आगे चलाएं। तो इस इख्तियार के लिए जो कमेटी बनी है उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून में ऑलरेडी मौजूद है। नैब कानून में ये एक इख्तियार के नैब चेयरमैन कोई भी कंसल्टेंट्स या एक्सपर्ट्स को अपनी एडवाइजरी रोल के लिए, अपनी एडवाइस लेने के लिए उसको बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। पहले डिमांड ये थी वैसे मगर ये मसला हल होता है क्योंकि शिकायत थी नैब से, नैब के नीचे के ऑफिशियल से। अब चेयरमैन नैब के अपने अख्तियारात पर भी सवालात उठते हैं कि वो इतने ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है कि अगर बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत दूर हो सकेंगी अगर ये जो कमेटी है उसके बनने से, या फिर कानून साजी ऐसी होती जिसमें इदारों की लिमिट्स को बाकायदा तौर पर डिफ़ाइन किया जाता और पता चलता कि जी कौन सा डोमेन है जिसमें नैब जा सकता है या नहीं जा सकता, जो कि बुनियादी एतराज़ था? जी बिल्कुल, चूँकि पाबंद नहीं होगा इसलिए ये इजाज़त है कानून में। अगर कानून साजी, अगर ऐसा इख्तियार देना था कमेटी को कि वो नैब पाबंद हो, तो फिर कानून साजी की ज़रूरत है, फिर अमेंडमेंट की ज़रूरत है नैब के कानून में। ये दो किस्म की कमेटीज़ थीं, और जो डिमांड थी कम्युनिटी की, बिज़नेस कम्युनिटी की, वो शायद पहली किस्म की कमेटी के लिए था, या जिसको ये इख्तियार हो कि नैब उसकी एडवाइस या उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी पाबंद हो। लेकिन ये जो नैब ने अब बनाई है वो चूँकि कानून साजी के बग़ैर बनाई है, इसलिए वो सेक्शन 33 के तहत ही कमेटी बना सकते थे, जिसमें सिर्फ एडवाइजरी रोल है, जिसकी पाबंदी करना या ना करना नैब की मर्ज़ी है। आप समझते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर ये मसला हल हो जाएगा? क्योंकि जो ज़ाहिर है जिस स्पिरिट में डिमांड की जा रही थी वो ये था कि कोई भी ऑफिशियल या कोई भी किसी को भी अगर वैसे विक्टिमाइज़ करना हो तो वो हो जाता है, या फिर बिजनेस कम्युनिटी को जनरली तंग किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी की अलग शिकायत हैं। आपको लगता है बगैर कानून साजी के इस तरीके से मसला हल करना एक मुस्तकिल हल है? कल को अगर सर्कमस्टांसिस बदलते हैं, हालात वाक़यात बदलते हैं, दोबारा बिजनेस कम्युनिटी ये शिकायत लेकर नहीं आ रही होगी कि जो कमेटी है वो अगर ना माने नैब उसकी बात, तो वो उसकी कोई बाइंडिंग नहीं है उसकी तरफ से जो भी रिकमेंडेशन दी जा रही? जी मेरा ख्याल है फ़िलहाल तो चूँकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कवानीन हैं जो कि पार्लियामेंट तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त पार्टीज़ में, और वो एक कानून साजी हो नहीं पा रही, सिर्फ ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही काम चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन में ये एक पहली स्टेप अच्छी है कि कम से कम एक कमेटी बन जाती है, तो एक बिज़नेस कम्युनिटी को ये तो सहारा हो जाता है कि उनके ही लोग पहले देखेंगे, ये नहीं कि इमीडिएटली जो इन्वेस्टिगेटर ने कहा वही होगा। एक बफर मिल जाता है, एक बैरियर मिल जाता है, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है। लेकिन आगे चल के जब वक्त आएगा तो मेरा ख्याल है कानून साजी करनी पड़ेगी और एक परमानेंट कमेटी बनानी पड़ेगी जो कि ये देखे कि क्या बिज़नेस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ अगर केस कोई फ़ाइल हो रहा है तो वाकई ही जेन्युइन केस है। बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी ने करप्शन की है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट हो, उसको नैब का फ़र्ज़ है कि उसको फिर प्रोसिक्यूट करे और उसको कोर्ट फिर सज़ा दे या ना दे, वो प्रोसेस एक ज़रूर जारी होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आप करप्शन ना भी हो और आप फिर भी बिजनेसमैन को पकड़ लें सिर्फ इसलिए कि उसने बहुत कारोबार किया है या उसके अकाउंट्स में बड़ा पैसा पड़ा है। बहुत शुक्रिया। सैयद अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही एक और अहम डेवलपमेंट हुई, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा केस में एक और तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बेंच तहलील करने की ऑब्जर्वेशन दी, जिस पर सीनियर वकला का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। फिर चंद ही घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की तहलील से मुतालिक अपनी ऑब्जर्वेशन वापस ले लिया। वही बेंच 28 अक्टूबर को जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की दरख्वास्त की समाअत करेगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने आज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज़ में ही जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बताया कि जस्टिस मजहर आलम मियाँ खैल की अदम दस्तियाबी के बाइस बेंच तहलील कर रहे हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। उम्मीद है इसी हफ्ते ही दोबारा दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। इस दौरान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने दरख्वास्त की कि मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट ही तश्कील दिया जाए। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बेंच की तश्कील अदालत की सवाबदीद है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की दरख्वास्त की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, मगर 17 दिसंबर को पहली ही समाअत में ये बेंच तहलील हो गया था। 17 सितंबर की समाअत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने 2 जजेस पर एतराज़ उठाया था, जिसके बाद दोनों जजेस ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था।
समाज शुरू होने से पहले ही ये बेंच तहलील हो गया। फिर 20 सितंबर को चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा की दरख्वास्त की समाअत के लिए 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया था। फिर उस बेंच ने दरख्वास्त की समाअतें की, वकील मुनीर मलिक ने दलाइल भी दिए। फिर एक जज की अदम दस्तियाबी की वजह से अचानक दौरान समाअत बेंच तहलील करने से मुतालिक रिमार्क सामने आए। आज की समाअत खत्म होने के बाद सीनियर वकला का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। सीनियर वकला ने मौका अख्तियार किया कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या जल्दी है। जब एक बेंच बना दिया जाता है, वो समाअत शुरू कर देता है तो वही केस सुनता है, जज का इंतजार किया जाता है, नए सिरे से बेंच तश्कील नहीं दिया जाता। जब एक बेंच बन के उसकी हेयरिंग शुरू हो जाती है तो फिर वही बेंच सुनता है केस को आखिर तक। अगर बीच में कोई जज अवेलेबल नहीं है तो उसके वापस आने का इंतज़ार किया जाता है। बेंच को नए सिरे से एक तश्कील नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन एक दफ़ा पैदा हुई थी जब भुट्टो साहब की अपील सुनी जा रही थी 1978 में। वहाँ पर भी एक जज साहब जो बीमार हुए थे, 3 हफ्ते तक इंतज़ार करने के बाद फिर वो ऑर्डर पास किया गया था। हालांकि समझते हैं कि वो भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आज तक चल रही है। आया उस जज साहब का इंतज़ार होना चाहिए था, इनको 2 महीने इंतज़ार कर लेना चाहिए। कि यहाँ तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। हम सब बार एसोसिएशन और बार काउंसिल पे मुत्तफिक हैं कि कोई और बेंच या कोई और कोर्ट जिसमें कि कोई तब्दीली आए जो 10 जजेस से अलावा हो, उसमें कमी हो या उसमें इजाफा हो, ये काबिल कबूल नहीं होगा। और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रवायात और रूल्स के मुनाफी हो। हम इस व्यू के हैं कि देखिए, जब एक बेंच से एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब, चीफ साहब हैं, उनके पास भी ये इख्तियार नहीं। ये तो हमको कहने का हक है ना। आखिर इस मैटर में अर्जेंसी क्या है? क्या फ़र्क पड़ता है 1 हफ्ते के बाद? क्या फ़र्क पड़ता है 10 दिन के बाद? तो जब इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है और एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया है और उस जज साहब को आने में कोई वो भी उन्होंने कोई रिटन या वर्बल किसी भी लिहाज से बेंच में बैठने का रिफ्यूज़ल भी नहीं किया है, वो बेंच पर मौजूद है। उसके बेंच पर मौजूद होने के बाद के उसमें आप चीफ जस्टिस साहब कैसे कहें? तो इस लिहाज से हमारी ये है, हम ये कहते हैं कि जो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा उसमें उसके सामने पेश होने में हम समझते हैं कि अच्छी रिवायत नहीं है। हमें डे 1 से ऐसा लगता है कि इनका बस चले जज साहिबान का तो ये 2 घंटे 4 घंटे में फैसला सुना देंगे। इसकी क्या जल्दबाजी है? ये सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी हजरात, वो भी अब पिटिशनर हैं इन केसों में, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल परेशान हैं कि ये क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हैं। क्या किसी के रिटायरमेंट से पहले ये फैसला देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ बात पूरी कुव्वत से इस फैसले की मुखालफत करेगी। सीनियर वकला का ये शदीद रद्द-ए-अमल और फिर इस रद्द-ए-अमल के कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने बेंच तहलील करने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। अदालती हुक्म के मुताबिक अदालत को आगाह किया गया कि जस्टिस मजहर आलम आइंदा हफ्ते दस्तयाब होंगे। 10 रुकनी बेंच 28 अक्टूबर को जस्टिस काजी फैज़ ईसा और दीगर दरख्वास्तों की समाअत करेगा। साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जज अरशद मलिक वीडियो केस की इंसदाद दहशतगर्दी में मुंतकली की FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस मुकदमे को इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल करने का फैसला सुनाया गया और जज ताहिर महमूद ने केस मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने FIA को हुक्म दिया कि वो आइंदा समाअत पर मुकम्मल चालान जमा कराए। FIA ने जज वीडियो स्कैंडल के मुल्जिमान पर दहशतगर्दी की दफात लगाते हुए 7 अक्टूबर को केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर FIA से 14 अक्टूबर की समाअत पर दलाइल तलब किए थे और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज सुना दिया गया है। इस केस का मुकम्मल चालान FIA की जानिब से अब तक जमा नहीं कराया गया है। हालांकि अदालत मुकम्मल चालान जमा न कराने पर मुसलसल बरहमी का इजहार करती रही है। अदालत बरहमी का इजहार कर रही है और FIA इस अहम केस में, जिसे हुकूमत खुद अदलिया पर, इदारे पर हमला करार देती रही है, जब से मरियम नवाज ने जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला सामने रखा था मीडिया ब्रीफिंग के जरिए और उसके बावजूद चालान नहीं पेश किया जा रहा। मुकम्मल चालान अदालत बरहमी का इजहार कर रही है। जज अरशद मलिक की वीडियो 6 जुलाई को सामने आई। फिर जज अरशद मलिक की शिकायत पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ किया।
मुलजिम नासिर भट्ट उसका अहम किरदार हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं की है। हाई कमीशन ने उन्हें बताया है कि दफ्तर खारजा की इजाज़त के बगैर दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं की जा सकती है। दफ्तर खारजा की इजाज़त मिलने या ना मिलने के लिए मुझे इंतज़ार का कहा गया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तीसरी मरतबा पाकिस्तानी हाई कमीशन जाने पर मुझे अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं मिली। नासिर भट्ट ने अदालत से दरख्वास्त की कि अदालत दफ्तर खारजा को दस्तावेज़ात की तस्दीक ना करने के फैसले को गैर कानूनी करार दे और दस्तावेज़ात की तस्दीक करने का हुक्म जारी करे। नासिर भट्ट ने दरख्वास्त में सेक्रेटरी खारजा, हाई कमीशन लंदन और दीगर को फरीक बनाया है। अब नासिर भट्ट की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। एक वीडियो सामने आई है और उस वीडियो के जो फॉरेंसिक्स हैं वो सारे के सारे अगर नासिर भट्ट ने कराए हैं और नासिर भट्ट पर सारा इल्ज़ाम है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि किस तरीके से एक जज पर और एक इदारे के ख़िलाफ़ ये सारी की सारी साजिश थी। तो उस सब को की तस्दीक क्यों नहीं फ़ॉरेन ऑफिस कर रहा, क्यों फौरी तौर पर हुक्म नहीं देती तहरीक इंसाफ की हुकूमत कि ये सब कर दिया जाए ताकि सारे के सारे सबूत अदालत के सामने रखे जाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसा क्यों है कि इसकी इस्तदा भी अदालत से की जा रही है कि ये काम भी करने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कल समाअत करेंगे। नासिर भट्ट इससे पहले लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में बरतानिया की 2 फॉरेंसिक कंपनियों की रिपोर्ट जमा करा चुके हैं जिसमें उन्होंने वीडियोज़ के दुरुस्त होने का दावा किया। इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच के सामने भी एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी और इस दरख्वास्त में साबिक जज अरशद मलिक की प्रेस रिलीज और बयान हल्फी में ब्लैकमेल करने और दबाव डालने के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया था और दरख्वास्त की कि नवाज शरीफ की अपील के साथ बरतानिया से कराई गई वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अब ये अहम समाअत है जो अदालत में होगी। देखते हैं कि इस हवाले से अदालत का क्या फैसला सामने आता है। अदालती मामलात के हवाले से बहुत अहम दिन रहा, सियासी मामलात के हवाले से बहुत अहम दिन रहा। आज आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।